नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 से 7 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद दूसरी ट्रैक पर आ रही एक ट्रेन से टकरा गए। अपडेट के मुताबिक हादसे में अब तक के 261 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। सरकारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हादसा शाम 7:20 के करीब बहानगा बाजार स्टेशन पर तब हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के नजदीक शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी। हादसे को देखते हुए केंद्र राज्य सरकार के साथ साथ अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कामों का जायजा लिया गया। इस कड़ी में पीएम मोदी ने भी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री और स्थिति का वहां पर जायजा लिया। रेस्क्यू टीम से बात की, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब देश में भीषण ट्रेन हादसे हुए। ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं। 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन थी ये जो टकराई है। अलग अलग आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं इस हादसे के बाद से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं नेताओं की, राजनेताओं की, सुनाते हैं, सुनिए। It's very clear. Our CRPC lays out a proper procedure, and the state government has, time to time, they have given the correct, accurate information. As on now, the accurate information is 261. Right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उड़ीसा में जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है उसमें जिन लोगों का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। जो लोग अभी भी जख्मी हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, इस प्रकार की भी हम लोग कामना करते हैं। सबसे पहले तो कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जनक हुआ नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। रेल मंत्री जी ने स्वयं आज सुबह से आके यहाँ डटे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं। रेल विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी अभी तो सबको रिस्टोरेशन और रेस्क्यू काम पे हम लगा रहे हैं।
पूरा भारत सरकार की, राज्य सरकार की सारे एजेंसी रेस्क्यू की काम पे लगे हैं। लोगों को चिकित्सा करना पड़ रहा है, कईयों का दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है, उनको भी देखभाल करना पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को देखभाल करना पड़ रहा है। आज जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिनको हम बचा नहीं पाए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, और जो बचे हैं प्रशासन ने पूरी ताकत से उनको मदद करनी चाहिए, और जितनी जाने जो भी बचा सके उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और रेलवे मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये हादसा हुआ कैसे। तो इसको एक हाई पावर्ड अर्जेंटली एक कमेटी करनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पीएम मोदी ने ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने कटक के अस्पताल पहुंचे और इस दौरान पीएम ने इस घटना में घायल हुए लोगों से बात की। पीएम ने कहा, हादसे में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही घायलों से मुलाकात की, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों से मुलाकात की, घटनास्थल का जायजा प्रधानमंत्री ने लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं, और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति,
पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब देश में भीषण ट्रेन हादसे हुए। ग्राफिक्स आपके सामने देश के भीषण रेल हादसे आपको बता रहे हैं। जून 1981 में सहरसा बिहार में 7 बोगी नदी में जा गिरी, जिसमें 800 लोगों को जान गंवाने पड़ा। 800 लोगों की मौत हुई इस हादसे में। 1981 में हादसा हुआ था बिहार के सहरसा में। अगला हादसा हुआ क्विलियन में, दक्षिण भारत का हिस्सा है क्विलियन। जुलाई 1988 में ट्रेन झील में गिर गई, 106 लोग काल की गाल में समा गए। अगस्त 1995 में दिल्ली में हादसा होता है, जहां पर 2 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर हुई और 350 लोगों की मौत हो गई। 1995 के बाद अगला हादसा हुआ कोलकाता में। अगस्त का ये महीना था 1999 में, कोलकाता के अंदर, जहां 2 ट्रेनों की टक्कर हुई और 285 लोगों की जान गई इस हादसे में। इसके बाद 1999 के बाद अगला हादसा हुआ साल 2005 में, आंध्र प्रदेश का वेलुगोंडा इलाका, जहां पर ट्रेन पटरी से उतर गई और 77 लोगों को जान गंवाना पड़ा। जुलाई 2011 फतेहपुर में ट्रेन पटरी से उतरी, 70 लोगों की मौत हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर महीने में 2016 में उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ। एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। जनवरी 2017 आंध्र प्रदेश पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, 41 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 2018 अमृतसर में ट्रेनों ने मुसाफिरों को कुचला, 59 लोगों की मौत हुई। जून 1981 सहरसा बिहार 7 बोगी नदी में गिरी और 800 लोगों की जान गई। तो कब कब हादसे हुए, कैसे कैसे हादसे हुए, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। उधर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी की अपनी चाय पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बना रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है। 2024 को लेकर टिफिन पर चर्चा करेगी बीजेपी, जिसमें बीजेपी के 250 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। चाय के बाद अब टिफिन पर चर्चा। विपक्ष का गेम खराब करने उतरी बीजेपी। टिफिन पर चर्चा के जरिए पार होगा 24 का चुनाव। 543 लोकसभा क्षेत्रों में होगी टिफिन पर चर्चा। बीजेपी के 250 नेता टिफिन पर चर्चा में होंगे शामिल। पीएम मोदी गुजरात में कर चुके हैं टिफिन पर चर्चा। आपने बीजेपी की चाय पर चर्चा तो खूब सुनी होगी, लेकिन इस बार बीजेपी एक नया कॉन्सेप्ट के साथ रण में उतरने जा रही है। नाम है इसका टिफिन पर चर्चा। कहते भी हैं कि पेट के जरिए दिल तक पहुंचने का रास्ता आसान बन जाता है। जी हाँ, जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। अब 2024 में होने वाले चुनाव के बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और विपक्ष को शिकस्त देने की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। उसी तर्ज पर अब बीजेपी ने सभी सांसद विधायक अपने इलाकों में टिफिन पर चर्चा करेंगे। इस टिफिन बैठक में सभी बड़े और छोटे नेता अपने अपने घरों से टिफिन पैक करवाकर लाएंगे और एक साथ बैठकर सामूहिक भोजन करेंगे। इस बीच भोजन के दौरान एक दूसरे से संवाद भी करेंगे। यदि किसी के मन में शिकवा गिला है तो उसको भी दूर करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक महाजनसंपर्क के अगले 28 दिनों में पार्टी ने देश भर में 543 लोकसभा क्षेत्रों और लगभग 4000 विधानसभा क्षेत्रों में टिफिन बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। ये टिफिन बैठक हर एक विधानसभा स्तर पर आयोजित होगा। पार्टी के सभी सांसद और विधायकों के अलावा बीजेपी के चुनिंदा 250 नेताओं को टिफिन बैठक में शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत माना जा रहा है। इस बैठक में क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ स्थानीय सांसद, विधायक, क्षेत्रीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान सांसद और विधायकों को भी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तय एजेंडे की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ब्रज क्षेत्र में जेपी नड्डा के बाद अब अवध, काशी, पश्चिम, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य नेताओं के भी दौरे होंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो टिफिन बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी रिश्ता है। पीएम मोदी गुजरात में सालों पहले से इस नुस्खे को आजमाते रहे हैं। गुजरात में रहते हुए पीएम मोदी ने टिफिन बैठक के कार्यक्रम को कई बार आजमाया और हमेशा उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। अब उसी नुस्खे को बीजेपी ने पूरे देश में आजमाने जारी है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निचले स्तर तक बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ताओं का ग्रीसिंग हो जाए और कार्यकर्ता अपनी तंद्रा से छोड़ पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटना शुरू कर दें। बीजेपी के टिफिन पर चर्चा विपक्ष की नींद उड़ा रही है। पीएम मोदी का ये प्रैक्टिकल गुजरात के विधानसभा चुनाव की चुनावी लैब में पास हुआ था। उसी की तर्ज पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस कार्यक्रम में वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। अब देखना होगा बीजेपी के इस टिफिन पर चर्चा लोगों को खुश कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी है और इसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 80% बदन ढका हुआ होने पर ही मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के इस बयान के बाद सियासत भले ही तेज हो गई हो, लेकिन सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जाती है, उसका जो उल्लंघन हो रहा था, उसका पालन होना जरूरी था। और यही बात महंत जी बातों बातों में समझा रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी की माने तो जिस तरह से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़ों को पहनने के प्रचलन अपनाकर मंदिरों में आ रही हैं, उस पर रोक लगनी जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी यही व्यवस्था लागू है। कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित होगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर भी यही नियम पालन करना जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कम कपड़ों के चलते ही लव जिहाद जैसी घटनाएं भी समाज में घटित हो रही हैं। जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान, किसी समारोह में जाते हैं, तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भारत के अनेकों मंदिरों में इसमें एक कंडक्ट लागू हो रखा है वस्त्रों का। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में पिछले दिनों ये सुनने में आया कि महाराष्ट्र के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है।
कम से कम 80% शरीर का अंग हमारे ढके रहने चाहिए। और ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसी जो दृष्टियां हैं उससे समाज में कुरीतियां फैलती हैं। आज जो लव जिहाद की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये अनेकों प्रकार के युवा अवस्था के जो बालक और बालिकाएं हैं उनके समाज में जो विकृति आ रही है, उसमें प्रदर्शन भी एक उसका माध्यम है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, महंत के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि महंत ने जो कहा वो सही है। सनातन धर्म में इसका प्रयोग पहले से ही होता आया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं कि परंपराएं हमारी हैं और उसका पालन भी हमें ही करना होगा। हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है उसमें सिर पे मतलब पल्ला डाला जाता है और पूरे मान सम्मान के संग रहा जाता है। वैसे भी अपने सीनियर के सामने नंगे सर नहीं जाया जाता हमारे यहाँ। और ईश्वर तो सबसे बड़ा, वो सबका पिता है। अगर उन्होंने, महाराज ने ये कहा है तो निश्चित ही उस पर उनका कुछ गूढ़ बात होगी। और सम्मान के सामने ही के साथ ही ईश्वर के सामने जाने में क्या हर्ज है, ये अच्छी बात है। अन्य धर्मों में हमने देखा है, आप कई जगह जाते हैं जहाँ अगर आप कभी कजाकिस्तान या कहीं जाएं, वहाँ के जितने भी ऐसी बड़े धर्म स्थल हैं उनके, वहाँ आपको पूरा अंगोछा दिया जाता है। उसको पहने बिना आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ तक कि जीन्स में नहीं जा सकते। तो यहाँ भी अगर दक्षेश्वर मंदिर के महाराज ने अगर ये बात कही है तो रविंद्र पुरी जी ने, तो उन्होंने निश्चित ही कुछ सोच के कहा होगा। और बुराई कुछ नहीं, इसमें हर्ज कोई नहीं है। कम खबर दिन भर में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।